हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे इंडिया ज्योग्राफी और ये इंडिया ज्योग्राफी थी अपनी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी क्लास 6। और आज अपना चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अपन ने चैप्टर नंबर 5 तो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। अब चित्र 6.1 में कौन कौन से स्थल रूप दिखाए गए हैं वो देखते हैं। तो वो ये है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए पर्वत है, फिर आती है पर्वत श्रृंखला। यानी अगर यहाँ पर तो ये अकेला पर्वत है, पर्वत श्रृंखला हो गई, ये बहुत से पर्वत हो गए यहाँ पर, तो ये होगी पर्वत श्रृंखला। ये हो गई पहाड़ी जो इनसे थोड़ी सी नीचे है। उसके बाद आ गया पठार, जो पहाड़ी से भी नीचे होते हैं, वो पठार आ गए। और घाटी यानी पर्वत और पहाड़ी के मध्य में जो स्थान बच जाता है वो कहलाती है घाटी। फिर जो पर्वतों से निकल के आ रही है वो हो जाएगी नदी, और जो पर्वतों से ही निकल के दूसरी नदी आ रही है लेकिन वो इस मेन नदी में मिल जा रही है तो ये कहलाएगी सहायक नदी। फिर ये सहायक नदी और ये नदी मिलकर यहाँ पर वितरिका बनाते हैं, इसको अपन डेल्टा बोलते हैं या नदी मुहाना भी बोलते हैं। फिर कई नदियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो झीलों का निर्माण आगे करती हैं, यानी पानी तो पहाड़ों से ही आएगा लेकिन वो झील में आके इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर झील बना देगी। फिर जो दो नदियों के, यानी एक नदी फिर यहाँ से भी आ रही है, इन दो नदियों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है मैदान। और ये प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप होता है कि वह क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो यानी एक तरफ ये हो गई, दो तरफ ये, तीन तरफ ये तीनों क्षेत्र से घिरा हुआ है तो ये प्रायद्वीप कहलाएगा। और इन दो स्थलों को, यानी इन एक स्थल ये हो गया, एक स्थल ये हो गया, इन दो स्थलों को जो ये शंकर रास्ता मिलाता है इसको बोल जाता है स्थल संधि। फिर ये अपना हो गया तट, क्योंकि ये मैदान का हिस्सा है और ये समुद्र से अलग करता है, ये कहलाता है तट। फिर यहाँ पर दी गई है जल संधि। जल संधि क्या होती है कि दो समुद्रों को, यानी एक समुद्र का हिस्सा ये हो गया, एक समुद्र का हिस्सा ये हो गया, इन दोनों को जो ये शंकर रास्ता जल का मिला रहा है ये कहलाता है जल संधि। और ये सब क्या है, ये हो गए अपने विभिन्न स्थल रूप। अब अपन बात करते हैं आगे। क्या बताया गया है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं समुद्र है, कहीं अपने मैदान है। फिर पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। बिल्कुल सही। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे व कुछ समतल होते हैं, अपन ने अभी देख लिया। ऊंचे नीचे पठार हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, समतल अपने मैदान हो गए, समुद्र हो गया, नदियां हो गई, वो सब चीजें समतल में आ गई। फिर ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। यानी इनके कहने का मतलब है, जो अपन पृथ्वी का है, अपन पृथ्वी के नीचे चट्टाने हैं और वो चट्टाने अभी भी फिलहाल गति कर रही हैं, और उन चट्टानों की गति के कारण ही कहीं पर पहाड़ बनते हैं, कहीं पर पठार बनते हैं, कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गम होता है और कहीं पर मैदान बन जाते हैं। तो कहीं पर सतह अपनी ऊपर उठ जाती है तो पहाड़ बन जाएंगे, कहीं पर नीचे सतह धंस जाएगी तो वो चीज़ अपने गड्ढा बन जाएगी। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया गया है कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने वह टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। यानी ऐसे मान के चलते हैं कि कोई अपना पठार है या पहाड़ है, अब पहाड़ से शिलाएं टूट टूट के जमीन पर आ रही हैं, यानी एक जैसे ये पहाड़ हो गया अपना, अब यहाँ से कोई पत्थर टूट के आ गया तो यहाँ से ऐसे गुड़ता हुआ आएगा नीचे लुढ़कता हुआ। अब जब ये लुढ़कता हुआ आएगा ना तो आसपास की जो मिट्टी है, जो चट्टानें हैं, उनसे टकराएगा और उन चट्टानों को टकराने के कारण उन चट्टानों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े टूट जाएंगे और वो छोटे छोटे टुकड़े ही टूटकर बिल्कुल नीचे ज़मीन पर आते आते वो बिल्कुल ही बारीक मिट्टी बन जाएगी या मृदा बन जाएगी। उसको क्या बोला जाता है, अपर्दन। यानी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही अपर्दन कहलाता है, या एक चीज़ का दूसरे चीज़ तक जाना ही अपर्दन कहलाता है। अपर्दन नदियों की वजह से भी होता है। जब नदियाँ पहाड़ के ढलान की तरफ, नीचे की तरफ आएंगी, मैदानों की तरफ, तब वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी लेके आती हैं और वो कंकड़ पत्थर नीचे आते 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 टूट टूट के बारीक बारीक एकदम से रेत बन जाती है और वही जो पुरानी हो जाती है तो उसको अपन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तथा
निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। अब निक्षेपण क्या होता है कि निक्षेपण मान लेते हैं कि अपन जो ठोस होते हैं और जो गैस होती है और जो द्रव होते हैं उनका वापस से ठोस में परिवर्तित हो जाना ही निक्षेपण कहलाता है। फिर ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। अभी अपन ने देखा, हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई व ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पर्वतों की कि पर्वत होते क्या है। यहाँ पे है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यानी पर्वत इस प्रकार से होता है। तो जो शिखर होता है वो तो छोटा होता है, लेकिन जो आधार है वो चौड़ा है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। ये अपना मैदान मान लेते हैं, ये अपना मैदान हो गया, पृथ्वी हो गई, और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हो गए अपने, लेकिन ये आसपास क्षेत्र से ऊंचा है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। फिर कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी हिमानी कैसे कहा जाता है? जो पहाड़ों पर बर्फ की नदियां जमी होती है या जो नदियों की जलधाराएं बर्फ होती है वो कहलाती है हिमानी। ये चीज भी याद रखने जैसी है। फिर है कि यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। यानी अपने पृथ्वी पे कुछ तो पर्वत ऐसे जिन्हें अपन आसानी से देख सकते हैं कि भाई ये अपने अरावली पर्वतमाला हो गई, ये हिमाद्री हो गई, ये हिमालयस हो गए, ये सह्याद्री हो गई, ये विंध्याचल हो गई। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर है, यानी ये अपना एक समुद्र मान लेते हैं जो पूरा जल से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई पर्वतमाला स्थित है जिसको अपन पानी के नीचे नहीं देख सकते। फिर कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो धरती है वो पथरीली है, फसल नहीं होती है, कुछ ही खाने की चीज़ें होती हैं, फिर सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत कम निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, ये अपनी खड़ी ढाल हो गई, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत की एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। यानी ये ऐसे पर्वत हो गए, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पर्वत हो गए, तो ये कहलाती है पर्वतों की श्रृंखला। क्या कहलाएगी ये? पर्वत श्रृंखला, इसको बोल देते हैं अपन पर्वत श्रृंखला। फिर बताया गया है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय अपना ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत ही दूर में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं आल्प्स की तथा एंडीज, क्रम से एशिया और यूरोप व दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। फिर पर्वतों की ऊंचाई व आकार में भी भिन्नता होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो, ये एक यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, यानी एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन प्रशांत महासागर, जो महासागर है अपना प्रशांत, उसमें मोनाकी पर्वत स्थित है। उसकी सागर की सतह से जो नीचे है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। ये है मोनाकी पर्वत, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब पर्वतों के प्रकार देखते हैं कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, ब्रैसोंत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब वलित पर्वत क्या होते हैं? जैसे अपने पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, जो पृथ्वी के नीचे भूगर्भिक चट्टानें हैं, वो आपस में क्या बोलते हैं कि वो गति कर रही हैं। अब जैसे एक चट्टान ऐसे आई, इस प्रकार से गति कर रही है, और दूसरी चट्टान भी इस प्रकार से गति कर रही है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे टकराएंगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आकर ये दोनों चट्टानें टकरा गई। अब इन चट्टानों के टकराने की वजह से ये चट्टान तो हो गई इस प्रकार नीचे चली गई, और दूसरी चट्टान हो गई ऐसे गोल 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 घूमने लग गई। तो ये हो जाएगा वलित पर्वत, यहाँ पर निर्माण बन जाएगा इस प्रकार से। यानी जो फोल्डेड पर्वत होते हैं इस प्रकार से, ऐसे इन दोनों चट्टानों के टकराने की वजह से ये वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है? जैसे देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। कागज को मेज पर रखिए, दोनों कागजों को अपने हाथों से दोनों तरफ दबाइए। कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएगा। देखो ये रहा।
इस बच्ची ने ऐसे कागज ले रखा है और दोनों तरफ से दबा रही है, इस तरफ से दबाया, इसको इस तरफ से दबाया और आखिर में आकर इसमें ऐसे मोड़ पड़ गए। तो ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार से वलित पर्वत बनते हैं। ये देखो, ये अपने भूगर्भिक पट्टियां हैं, नीचे जो भूपट्टी है, और इनमें जो दबाव हुआ, जो चट्टानों के खिसकने से इस प्रकार से दबाव हुआ, उस वजह से ये अपने वलित पर्वत बन गए। और हिमालय है, हिमालय भी अपने वलित पर्वत का ही प्रकार है। अब आगे बात करें कि हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है, वह शिखर शंकुआकार है। यानी जिनकी सतह तो उबड़ खाबड़ है, लेकिन जो इनका शिखर है वो शंकु के आकार का, यानी एकदम तिकोना आकृति का है। फिर बात करें कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। यानी विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला कौन सी है? भारत की अरावली पर्वतमाला। फिर अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस, चित्र 5.1 है, जो अपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, उसकी बात हो रही है कि यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, वह इनकी ऊंचाई भी कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अब ये तो अपन ने हो गया वलित पर्वत किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये सब अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब बात करते हैं ब्रैसोंत पर्वत। यहाँ पर लिख देते हैं अपन ब्रैसोंत पर्वत। ब्रैसोंत पर्वत में क्या है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है या तो इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा या इस तरफ नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये देखो, कुछ चट्टानें ऊपर की तरफ गई, फिर कुछ चट्टानें नीचे की तरफ आ गई, फिर वापस से कुछ चट्टानें ऊपर की तरफ, फिर कुछ चट्टानें नीचे की तरफ, तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रैसोंत पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जब चट्टानें ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाती हैं, यानी ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित हो जाती हैं, तब ब्रैसोंत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं, यानी हार्स्ट कहते हैं। जो ऊपर उठ गया इसको बोला जाएगा उत्खंड भ्रंश, तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका या ग्राबेन कहा जाता है। यानी जो नीचे धस जाता है इनको बोला जाता है ग्राबेन या द्रोणिका भ्रंश। यूरोप की राइन घाटी एवं वोसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। फिर एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों का कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। ये आप देख लिए, ब्रैसोंत पर्वत इस प्रकार से निर्माण होता है कि कुछ चट्टानें अपनी गति के कारण ऊपर गई, कुछ चट्टानें नीचे आ गई। तो ऊपर उठा हुआ भाग है उत्खंड भ्रंश कहलाएगा, नीचे वाला द्रोणिका भ्रंश कहलाएगा। और इस प्रकार से ये देखो, ये एक ऐसे पर्वत का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने ज्वालामुखी पर्वत की। यह है अपना ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं, जैसे इस डायग्राम में अपन समझते हैं। ये देखो, ये इस प्रकार का एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और ये ज्वालामुखी का किस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है वो अपन अभी देखते हैं। देखो, अत्यधिक जो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब होता है, ये आप सब लोगों को पता होगा। इस दाब से मैग्मा का यहाँ पर निर्माण हो गया, और जब ये मैग्मा का दाब बहुत अधिक हो जाता है तब ये फूटने लग जाता है। और मान लेते हैं कि इस दरार से ये फूटा, सबसे पहले यहाँ पे फूटा, यहाँ पर फूटा, तो जो मैग्मा था, जो लावा था, वो लावा यहाँ से बाहर निकल के पिघल के यहाँ पर इकट्ठा हो गया, और फिर कुछ सालों में ये ठंडा हो गया। अब ये तो जम के ठंडा हो गया, यानी इस प्रकार से ये पर्वत बन गया छोटा। फिर वापस से ये मैग्मा का यहाँ पर अत्यधिक दाब हुआ और ये दोबारा से फूटा, तो इस प्रकार से दूसरी यहाँ पर तरंग आ गई। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर फूटा, फिर ठंडा हुआ, फिर फूटा, फिर ठंडा हुआ, फिर फूटा। उस प्रकार से ये अंत में इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण कर देता है। ये प्रक्रिया कई सालों तक चलती है। फिर जब ज्वालामुखी फूटता है तो क्या निकलती है? ज्वालामुखी राख निकलती है, भाप भी निकलती है, और गैस के युक्त घने बादल यानी धुआं ही धुआं निकलता है। और जो ये होते हैं लावा बम। अब किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। यानी अब जो ये चट्टानें निकली और ये पिघलती हुई आ रही हैं, ये कहलाती हैं लावा, और ये ठंडी होकर यहीं की यहीं जम जाती हैं। फिर ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से हो जाता है। यानी ये यहाँ पर एक शंकु का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ज्वालामुखी के द्वारा पर्वतों का निर्माण किया जाता है। अब इसमें बताया गया है कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं।
बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है, क्योंकि बर्फ पड़ती है, बर्फ से धीरे धीरे जब पिघल के जमीन की तरफ आती है तो हिमानियाँ होती हैं, और हिमानियों की वजह से ही अपने यहाँ पर जल की आपूर्ति हो पाती है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई व पन बिजली यानी हाइड्रो पावर के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। वेदिकाएं हो गई छोटी छोटी नहरें। अब पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार की खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। फिर आगे दिया गया है कि आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं। ये आप लोग कर लेना। अब आगे अपन बात करते हैं पठारों की, कि पठार क्या होते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यानी ये देखते हैं कि ये अपने इस प्रकार से, कोई पृथ्वी हो गई, मान लेते हैं कि ये अपनी सतह है। अब इस सतह से इस प्रकार से जो उठा हुआ भाग रहेगा ये कहलाता है पठार। यानी ये तो हो गया भूमि, जो ऊपर की परत है, ये भूगर्भ हो गया अपने जो पृथ्वी का। लेकिन जो पठार होता है वो इस प्रकार से खड़ा होता है, और इसके जो ऊपर का भाग होता है वो समतल होता है, और ये एकदम से ऐसे तिकोना होता है। ये होता है पठार। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, यानी एक ढाल एकदम से इनका खड़ा है। फिर पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी इनके कहने का मतलब है कि पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से, यानी कुछ 400, 500, 100 मीटर भी हो जाएगी, 400 मीटर भी हो जाएगी, 500 मीटर भी हो जाएगी, और कई हजारों मीटर तक भी होती है। अब पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार व ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अपने एक तिब्बत का पठार भी है जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। यानी अपन जो पर्वत होते हैं, जो पठार होते हैं, उनकी ऊंचाई कहाँ से मापते हैं? समुद्र के तल से। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के में पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब आगे बात करें तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। यानी मान लेते हैं कि यहाँ अगर नदियाँ ऐसे इस प्रकार से ऊंचाई से गिरेगी तो यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होगा ही होगा। जलप्रपात क्या होता है? झरना। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रमणीय स्थल का मतलब हो गया घूमने लायक स्थल या पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थल। अब बात करते हैं मैदानों की। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। यानी मैदानों की ऊंचाई मान लेते हैं कि अपन 200 मीटर है। कहाँ से? समुद्र तल से। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं, यानी उबड़ खाबड़ होते हैं। अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। यानी एक मान लेते हैं कि एक प्रकार से एक पहाड़ी हो गया और दूसरा पहाड़ी हो गया। एक नदी यहाँ से बह के आई, दूसरी नदी इस प्रकार से बह के आई, और जो इनके मध्य का हिस्सा बच गया ना, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है दोआब, और यहीं से मैदानों का निर्माण होता है, और इसको बोलते हैं दोआब। दोआब क्या होता है कि दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, यानी ये दो नदियां हो गई और इनके मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाएगा, और इसी दोआब को अपन मैदान भी बोल देते हैं। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं कि नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती हैं। वही बात है कि नदी जब पर्वतों के ढाल से इस प्रकार से नीचे की तरफ बहेगी तो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर भी लेके आएगी, जो यहाँ पे चट्टानें हैं उनको भी काटते हुए लेके आएगी, और उस प्रकार से वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है, यानी जो यहाँ पे मिट्टी होती है उनको यहाँ पर जमाती जाती है और कई सालों के बाद, यानी बहुत से सालों की लंबी प्रक्रिया के बाद ये धीरे धीरे मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इन्हीं मैदानों पर परिवहन यानी अपने जो गाड़ी होती है, ट्रक होते हैं, बस होते हैं, भाई वो मैदानों पर ही तो चल सकती है, समतल चीज़ों पर ही चल सकती है ना। पहाड़ों पर तो अपने गाड़ियाँ बस नहीं चल सकती, इसलिए मैदानों पर परिवहन का साधन निर्माण हो सकते हैं और इसी वजह से बहुत सी दुनिया की जनसंख्या मैदानों पर ही निवास करती है। फिर आगे है कि नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। वही मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, यानी पृथ्वी पर अगर कहीं आपको ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी तो वो मैदानों में ही मिलेगी, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी बात करें कि भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, गंगा का मैदान। अब अगला अपना दिया हुआ है स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब अपन नया घर बनाते हैं तो पहले सब उस जमीन को समतल करते हैं ताकि घर अपना एक जैसा बने, उबड़ खाबड़ ना हो। सड़कें बनाएंगे तो भी पहले अपन उस जगह को समतल करके ही सड़कें बनाते हैं। पहाड़ों में सड़कें बनाना बहुत ही कठिन काम है। फिर विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? अब ये तो सही बात है, पर्वतों में रहने वाले लोग कुछ अलग प्रकार से खेती करेंगे, मैदानों में रहने वाले लोग अलग खेती करेंगे। खाने का भी फर्क हो जाएगा कि पर्वतों में निवास करने वाले लोग अलग प्रकार का खाना खाएंगे, अपन अलग प्रकार का खाना खाते हैं। फिर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। फिर बात कर रखा है कि हम किन तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं। इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग कूड़ा भी किसी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। यानी कोई उपजाऊ भूमि होगी तो अपन उस पर मकान बना देंगे, बंजर भूमि ऐसी पड़ रहेगी तो उससे खेती भी कम हो जाएगी, अपने मानव लोगों का नुकसान भी हो रहा है। जो कूड़ा करकट है वो पीने का पानी में, जलाशयों में फेंक देते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं, फिर पीने का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। फिर प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो ये था अपना आज का चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 6 था। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को अपने को इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे बारे में, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है संकलन क्लासेस। इसमें से ये S बड़ा है, C बड़ा है और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।